औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। सनत भी कमज़ोर, मईशत भी कमज़ोर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जो IMF की रिपोर्ट है इस पे तनकीद ना की जाए, इससे रहनुमाई ली जाए ताकि हम सोल्यूशन ढूंढ सकें, ताकि हम मसाइल का हल ढूंढ सकें। बहुत अच्छी बात है। 12 करोड़ लोग गरीब हैं और 22 करोड़ लोग 12 गुर्बत की लकीर से नीचे और 22-20 के करीब गरीब हैं जो टाइम पर बिजली का बिल पे नहीं कर सकते, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो घर नहीं खरीद सकते अपनी सैलरी से। ये मसलों का हल IMF ने जो बता दिया कि हम कहां कहां अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। अब हमारा काम है कि वो रिफॉर्म्स लाएं, हमारा काम है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें कि हर पाकिस्तानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हो, हर पाकिस्तानी की इनकम बढ़े ताकि वो अपनी इनकम से टैक्स दे और उस टैक्स के बावजूद उसकी इनकम इतनी हो कि वो खुशहाल जिंदगी गुजारे। तो ये मसले का हल है। हमारे साथ माहिर मुआशियात मंसूर आफरीदी साहब, उनके साथ बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने अपना टाइम लाहौर में हमारे लिए निकाला। सबसे पहला जो एक सर डॉक्यूमेंट हुआ है IMF की तरफ से, आप पिछले 20 सालों की रिपोर्टें देख लें, उन तमाम रिपोर्टों में इनडायरेक्ट डायरेक्ट छोटी छोटी बातें होती थी, लेकिन इतना ऑब्वियस कभी भी IMF ने नहीं कहा। ये टाइमिंग क्या थी, ये रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी शुक्रिया शहजादा साहब, वंस अगेन आपका बल्कि शुक्रिया। आप बुलाते हैं जब भी मैं लाहौर आता हूँ, आप मौका देते हैं अपना फीडबैक और ओपिनियन हाजिरीन के साथ शेयर करने का। एक्चुअली जो आपने कहा कि IMF ने पहली दफ़ा इतनी बड़े लूप्स होल आइडेंटिफाई किए हैं या उनको शेयर किया है हुकूमत के साथ भी और पब्लिकली शेयर किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने अवाम के साथ भी शेयर किया है। और मैं कहता हूं कि ये पहली दफ़ा हुआ है। वाकई बात ये सही है, तारीख में ये पहली दफ़ा इस तरह उन्होंने पब्लिकली, अगर पहले हो सकता है किए भी हों, तो पब्लिकली कभी भी अवाम के साथ मीडिया पे ये चीज़ें शेयर नहीं हुई। और जो IMF को आज तक पाकिस्तानी गालियां देते थे, मैं तो जब छोटा था तो यही अखबार हम पढ़ते थे कि IMF के चुंगल से जल आज़ादी मिल जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को दिवालिया करता था। हम भी यही समझते थे कि ये तो IMF कोई ऐसे इदारा है जो कि पाकिस्तान के पीछे पड़ा है, IMF ही पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता है और IMF ही हमारा दुश्मन है। लेकिन जैसे ही हमने पढ़ाई लिखाई की चीज़ें पढ़ी कि नहीं, IMF तो एक बैंक है, उससे तो देखे ना, IMF तो किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी मुल्क पे लोन तो नहीं देते हैं ना। वो तो आप लोन जाके लेते हैं तो वो ले लेते हैं। चाइना को क्यों लोन नहीं दे रहा है, जापान को क्यों नहीं दे रहा है, यूरोप को, कितने ममालिक हैं दुनिया में जो अभी तक लोन नहीं ले रहे उनसे। तो वो तो आप पे है कि आपने लोन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन IMF तो आपको लोन दे के, तो जाहिर है जो कि आम बैंक होता है पाकिस्तान में, जिस तरह लोकल बैंक है, जब आप जाके उनसे लोन लेते हैं तो वो अपनी कंडीशन भी लगाता है कि आपने कारोबार इस तरह चलाना है, आपने बिजनेस इस तरह चलाना है, आपने खर्चे नहीं करने, आपने दफ्तर के खराजात मेंटेन नहीं। ये नहीं कि मैं आपको 10-15 करोड़ रुपए लोन दे दूँ तो आप पहले उसमें जाके लैंड क्रूजर गाड़ी ले लें, वो तो फिर बैंक कोई भी नहीं आपको देगा ना। तो उसी के पैराए में अब IMF ने पाकिस्तानी कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ख्याल में, और उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिए कि आपकी अपनी इलीट जो रूलिंग क्लास है, चाहे सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेसी है, इनकी वजह से आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा और इन्हीं की करप्शन की दास्तानों की वजह से आज ये हाल है कि हम 23 दफ़ा जा चुके हैं IMF पे और 24 भी जाने वाले हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे अगर आपने अपना घर सीधा नहीं किया, जिस तरह आपने वजह फरमाया। मंसूर आफरीदी साहब, देखें आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हमारे IMF ने। इससे पहले अवामी ज़बान में डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, अब अवामी ज़बान में डॉक्यूमेंट कर दिया कि GDP का 6% एलीट खा गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें से दो हैं, एक वो कोई $30 अरब की जो हमारा ट्रेड डेटा है उसकी अंडर रिपोर्टिंग हुई है,
स्टेट बैंक ने कुछ और रिपोर्टिंग की है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने कुछ और की है। तो जाहिर है इसका क्या मतलब है कि जो इंपोर्ट का डेटा आया है, जो बाहर से जो इंपोर्ट मंगवाए गई हैं उसको हमने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, या वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आया है, बाहर से हमने अंडर इनवॉइसिंग की है, सामान ज़्यादा मंगवाया है, पैसे बाहर का ज़्यादा भिजवाए हैं और सामान कम आया है, या जो स्टेट बैंक का डेटा है और इनका डेटा है वो आपस में अलायंस नहीं है। एक तो सबसे बड़ा ये मसला है, या करप्शन भी हो सकती है, कस्टम डिपार्टमेंट मिला हुआ है। हाँ, अंडर इनवॉइसिंग और इनवॉइसिंग क्या है, वो करप्शन ही है ना। मतलब जो गुड की कीमत है, या आप उसकी ज्यादा जब लगाते हैं या कम लगाते हैं, उसकी जो एक्चुअल बुक की कीमत है, तो वो करप्शन ही है ना। आप कम कीमत लगाएंगे गुड की, तो इसका मतलब है कि आप टैक्स कम देंगे हुकूमत को, तो आप टैक्स से बचना चाहते हैं। और अगर आप ज्यादा उसकी कीमत लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वो गुड्स नहीं मंगवा रहे पाकिस्तान, आप उसके थ्रू बाहर पैसा भिजवाना चाह रहे हैं, अपना ब्लैक का मनी। यानी अगर 10 रुपए का पेन है और आपने उसके 20 रुपए वैल्यू लगा दिए, तो वो तो है ही 10 रुपए का, फैक्ट्री को तो 10 रुपए जाएंगे, तो बाकी 10 रुपए कौन से, वो करप्शन का पैसा है जो आपने बाहर लेके, क्योंकि आप तो खुलेआम ले जा नहीं सकते, बाहर आप ले जाएंगे तो आपको बैंकिंग सिस्टम पकड़ लेगा, आपने को KYC करनी पड़ती है। एक तो ये करप्शन हो गया। जो दूसरा आपने कहा कि जो इलीट है, वो इलीट की वजह से जो 6% की करप्शन हो रही है, या उसका जो GDP का पैसा कहा गए हैं, IMF कह रहा है अगर 6% का हम हिसाब लगाएं तो ये कोई 20 से 25 अरब डॉलर बनते हैं। अब देखें ना कितनी हम कह लें अफसोस की बात है, कितनी काबिल रहम बात है पाकिस्तानी अवाम पे कि 600 मिलियन 700 मिलियन की ट्रांच आती है IMF की, और उस ट्रांच के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना दौड़े लगी होती हैं। एक अखराजात वो अपनी तरफ के जाते हैं, होटलों में ठहरते हैं, जहाज लेके जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, मिन्नतें तरलें होती हैं, और दूसरी तरफ 25 अरब डॉलर इनकी वजह से ज़ाया किए जा रहे हैं। और वो कैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, ये इमारात आता तफ़क़ा ने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट अभी भी खोले हैं जो सिर्फ इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। बहुत से इदारे हैं जो कि खसारे में चल रहे हैं, चाहे स्टील मिल कह लें, रेलवे कह लें, जितने भी हैं PI, ये सारे खसारे में चल रहे हैं। इनकी वजह से GDP को अरबों डॉलर नुकसान हो रहा है। और ये क्यों खोले हैं, क्योंकि अपने लोगों को इन्होंने भर्ती कराना होता है। जब भी कोई इलेक्टेड हुकूमत आती है, जीत के आती है, उसने अपने वोटरों से, सपोर्टरों से ये वादे किए होते हैं कि जैसे हम जीत जाएंगे हम आपको नौकरियां दे देंगे। अब वो नौकरियां तो प्राइवेट सेक्टर ने खुद जनरेट करनी है ना। तो लोग तो हमारे यहाँ कल्चर भी ऐसा ही कि सरकारी नौकरी को लोग पसंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को पसंद ही नहीं करते। तो जैसे इलेक्शन जीत के आते हैं तो वो कहते हैं जी अपना अर्जी लेके चले जाते हैं, आपने वादा किया था हमें नौकरी दें। तो नौकरी के लिए तो डिपार्टमेंट, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए ना, या आप नौकरी ज़रूरत हो तो फिर ये ऐसा करते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट जो कि सफ़ेद हाथी बने हुए, PTV को ही मैं अपनी मीडिया में हम बैठे हुए हैं, हमें PTV के बारे में, PTV भी उनमें से एक ऐसा ही इदारा है, उनमें जाके इन लोगों को भर्ती करते हैं। इसमें से फिर 2 कैटेगरी की भर्ती होती है। एक तो जो गरीब आवाम नीचे वोटर होते हैं उनको नीचे लेवल पे भर्ती कर दिया जाता है, और जो इनके ब्लू हाइट्स होते हैं, इस तरह मीडिया में बड़े बड़े एंकर हो गए, सहाफ़ी हो गए, उनको PTV में जाके लाखों रुपए पे भर्ती कर दिया जाएगा। एक एंकर जिनकी अगर प्राइवेट सेक्टर में होगी तो 2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होगी, लेकिन PTV में जाके 20 लाख 25 लाख 30 लाख की तनख्वाहों पर भर्ती कर दिए जाते हैं। ऐसे वाक़यात भी मैंने खुद सुने हैं PIA के बारे में कि हमारे एक बड़े हाई प्रोफाइल, नाम तो नहीं लेंगे मीडिया पे, उन्होंने वो कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो उनको एक बंदा मिल गया, वैसे ही उनको नज़र आया, तो उन्होंने पूछा यार तू वो बंदा नहीं है जो तुम मेरे पास आते थे जब मैं बड़ी मुश्किल में था। उन्होंने कहा जी हाँ वो मैं। कह रहे तुम्हारी तालीम क्या है? उन्होंने कहा मैं तो जी FA पास हूँ। कह रहे अच्छा FA पास हो। साथ में PIA का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल उसके साथ खड़ा था और उस PIA के ऑफिशियल को कहा कि इनको दुबई का GM लगा दे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक FA पास को GM दुबई PIA का लगा दिया, तो वो इदारा कैसे पैसा जनरेट करेगा? उसके फिर पायलट्स भी ऐसे होने कि आप पे पाबंदियां भी लग गई हैं। सर अभी IMF ने ये तमाम चीज़ें आपने कूजे में बंद किया है पिछले 5 मिनट में कि किस तरीके से IMF ने एक एक प्रॉब्लम की तशखीस की, और आपने इसको कूजे बंद किया कि करप्शन की नज़र जो $30 बिलियन हुए हैं और ये बदअनवानी जो
रूलिंग एलीट की है, 6% जीडीपी जो 20-25 बिलियन, ये $55 बिलियन, तो ये दो सिर्फ अमाउंट बनती हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर नेट इनकम ही देख लें, एवरेज पिछले 8 सालों की देख लें, नेट इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वो 25 से $35 बिलियन के रेंज में रही है पिछले 8 सालों में। तो इसका मतलब है कि नेट इनकम से डबल हमने खसारा किया, ये आईएमएफ कह रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो हमारा नेट रेवेन्यू है वो जो आपने बताया वो सालाना इतना ही है, और सोने पे सुहागा कि वो नेट रेवेन्यू तो तब नेट रेवेन्यू हो जब वो एक्चुअल में नेट रेवेन्यू हो। वो आपको तो पता है ना कि वो तो सूद में ही आपका रेवेन्यू सारा चला जाता है, जितना आपका इंटरेस्ट पड़ता है आप तो सूद में दे देते हैं। ये जो आप रेवेन्यू बता रहे हैं ये भी नेट रेवेन्यू नहीं है, ये भी ग्रॉस रेवेन्यू है। एग्री सर, ये गवर्नमेंट ने अपना जो ग्रॉस रेवेन्यू कमाया उसमें से प्रोविंशियल शेयर दे दिया तो नेट रेवेन्यू आ गया। जी। अब इसमें से अगर इंटरेस्ट एलिमेंट निकालेंगे तो फिर हमें किस्तों के लिए पैसे चाहिए, जो हमने कर्ज की किस्तें देनी है, जब वो निकालेंगे तो हमें खर्चे करने हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट देने के बाद जो हमारी इनकम बचती है वो कुछ भी नहीं बचती। वो कुछ नहीं, वो बचती है, लेकिन वो कर्जा है जो हम नेक्स्ट कर्जा लेंगे, क्योंकि खर्चा तो आपने तनख्वाहें देनी है, फौज को भी आपने पैसे देने हैं, दिफा पे भी लगाने हैं, सड़कें भी बनाए, रोड, वो फिर आप जगह वो आप दोबारा कर्जा लेंगे। क्योंकि नेट इनकम तो वो होती है जो आखिर में असल में आपके साथ जो कंकरेंट एक्सपेंडिचर है, जो सरप्लस हो। दो किस्म के एक्सपेंडिचर है जो कि सारी दुनिया उस पर चलती है। एक होती है कंकरेंट एक्सपेंडिचर, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि आपका जो खर्चा बच जाता है कंकरेंट निकाल के। कंकरेंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट आपने दे दिया, तनख्वाहें आपने दे दी, डिफेंस पे आपने दे दी, ये आपका कंकरेंट है। इसका दे दिया अगर तब आपके पास पैसे बचते हैं तो इट्स आइडियल, यानी आपकी कंकरेंट कमाई होगी। उसके बाद अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रोडें बननी है और स्कीम्स आनी है और इंडस्ट्री लगनी है, उसके लिए अगर पैसे नहीं बचते तो उसके लिए फिर आप लोन ले लेते, इट्स मैनेजेबल, ये ठीक है। इसमें एक और चीज ऐड कर लेना सर, अगर जो मैंने पिछले साल सरकारी इदारों के लिए लोन लिया था उनको सैलरियां देने के लिए, उससे पिछले साल भी लोन लिया था, उससे पिछले साल भी लोन लिया, वो जो मैंने किस्तें अदा करनी उसके लिए भी फंड्स लेना चाहिए। एक मैं आपको 2018 में हम पाकिस्तानियों पे 25,000 अरब का कर्ज था, हमने 2,38,000 अरब यानी 238 ट्रिलियन रुपए पे कर दिए पिछले 8 सालों में एज पर डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव की, लेकिन 25 ट्रिलियन पे नहीं हो सका, वो बढ़ के 95 ट्रिलियन हो गया 30 सितंबर की मिड ऑफ अक्टूबर की रिपोर्ट है। हमारा ये सिचुएशन है कि 25 ट्रिलियन कर्ज पे नहीं हो सका। ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है जो आपने बात की, क्योंकि हमने जो कर्ज लिया है वो कर्ज लेके वापस करना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है, ये फाइनेंशियल रिकवरी चल रही है, जिसके ऊपर आईएमएफ नहीं बोलता, क्योंकि इसके ऊपर बोलेगा 15 साल बाद। आज जो रिपोर्ट आई है मंसूर आफरीदी साहब आईएमएफ की, ये रिपोर्ट आनी चाहिए थी 2008-9-10 में। 2008-9-10 में डॉक्यूमेंट नहीं किया उन्होंने कि पाकिस्तान का बिगाड़ बढ़ जाए। आज उन्होंने रिपोर्ट की 2025 में कि यार ये बिगाड़ जो 2008 में ठीक होना चाहिए था आज ठीक करना शुरू करें। और जो आज की मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट बताई है 25 ट्रिलियन और 75 ट्रिलियन तक पहुंच गया 238 ट्रिलियन पे करने के बावजूद, ये आईएमएफ को आज बताना चाहिए था, ये 10 साल बाद बताएगा ताकि हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर सकें। इस कॉन्टेक्स्ट में मंसूर साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आईएमएफ अभी भी पब्लिकली या गवर्नमेंट लेवल पे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, और वो ऐसा ही होगा जिस तरह आपने कहा, कुछ अरसे बाद वो शो करेगा। अब देखें ना, ये जो अभी आपको पता है कि जो 27वीं तरमीम भी हो गई, अब 28वीं भी आने वाली है। 28वीं में मेजर जो चीज़ बताई जा रही है वो एनएफसी अवार्ड है। एनएफसी अवार्ड क्या है? मतलब जो सूबों को जो खर्चा जाता है वो ये कहा जा रहा है कि आप सारे पैसे ले जाते हैं, हमारे पास वफाक के पास कुछ होता नहीं है, तो हम क्या करें। अच्छा, ये जो सूबों को पैसे देना है, ये कोई पाकिस्तान इकलौती रियासत नहीं है। आप अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, मतलब जहाँ पे भी डेमोक्रेसीज है ना और जहाँ भी रियासतें बनी हैं, वो सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है और उसमें से शेयर सूबों को दे देते हैं, और फिर सूबे उस तरह चलाते हैं, क्योंकि सूबों के पास टैक्स के एवेन्यू नहीं है।
सूबे के पास तो FBR नहीं है ना, FBR तो वफाक के पास है, और वो जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो तो उस सूबे के अवाम पे लगाया जाता है ना, वो सूबे के अवाम, तो वो एक तरह से उस सूबे का ही पैसा होता है जो उनके पास चला जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सूबे गलत है या वफाक गलत, मैं दोनों को गलत और सही नहीं कह रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे दोनों सही हैं, वफाक भी सही है और सूबे भी सही। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? अब मसला ये है कि आप किसी घर में चले जाए ना, किसी घर में, जिस घर में ना खुशहाली हो ना, तो उसके जो प्यो होंगे या बाप होगा वो भी बड़ा गाड़ी में फिरेगा, खुश होगा, पैसे होंगे, उसके बच्चे भी, उसके बहू भी शॉपिंग करेगी, बैठेंगे, कोई हिसाब किताब। जैसे ही उन पे फाइनेंशियल क्रंच आएगा ना, तो आप किसी भी घर में पाकिस्तान में चले जो है, पहले वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि यार तू ज्यादा खर्चा कर रहा है, दूसरा कहेंगे यार आपने ज्यादा बड़ी गाड़ी रखी है, दूसरे का आपने अपनी बीवी को ज्यादा ज्वेलरी खरीदी है, ये लड़ाई होगी। अब पाकिस्तान का मिसाल वो घर हो गया है जो कि सब कॉन्टिनेंट का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, क्योंकि कमाई खत्म हो गई है, तो बजाय ये कमाई को बढ़ाने के अब ये आपस में लड़ पड़े हैं। चारों सूबे और वफाक ये आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए, क्योंकि पैसे नहीं है, तो अब वो किसी पे तो इल्ज़ाम डालना है ना, या किसी से खर्चा कम करना है ना, तो अब इन्होंने ये हल ढूंढ लिया कि हम सूबों से कम कर लें। इससे सूबे उठ खड़े होंगे, वो कहते हैं हमें फिर आप FBR बनाने दें या हमें टैक्स का कोई महकमा दें, हम फिर टैक्स खुद कलेक्ट करें। आप टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, हमें पैसे भी नहीं देते। और इस तरह वफाक कहेगा कि वफाक का जो मेन मसला है, खासकर ये जो मई और अप्रैल की जो हमारी लड़ाई हुई है हिंदुस्तान के साथ, वो दिफा है। आप जाए तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हिंदुस्तान की तरफ, उन रोज नए हथियार खरीद रहा है, वो अमेरिका से भी हथियार ले रहा है। अभी रूसी सदर परसों हिंदुस्तान आने वाले हैं तारीखी दौरे पे, 3 दिन या 4 दिन का दौरा है उनका बड़ा। वहां पे वो S-400, S-500 और Su-57 मिला के $20 अरब का सौदा करने वाले हैं। $20 अरब, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। $20 अरब में तो तकरीबन एक मुल्क की इकोनॉमी चल जाती है। तो लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई परचेसिंग नहीं हुई। आप देखें ना, आप मई से लेके अब तक ना हमें चीन से कुछ मिला है, ना कुछ हमने कोई बड़ी परचेसिंग की है। वही J-10 तैयारे जो इमरान खान साहब के दौर में आए थे, उसके बाद वो नहीं, उन्हीं J-10 तैयारों की वजह से हमने हिंदुस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त दी है। लेकिन फौज तो असलहे के बगैर नहीं लड़ी जा सकती ना। जज्बा और जवान अपनी जगह है, वो अपनी जानें देंगे, लेकिन जब आपके पास असलहा नहीं होगा तो वो दूसरी दफ़ा वो अगर दूसरा राउंड लगा, जिस तरह कह भी रहे हैं कि सिंदूर 2 होने वाला है, तो फिर उसमें उन्होंने गैप्स अपने हाईलाइट कर लिए, उन्होंने असलहे के अंबार लगा लिए। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मुल्क चलाने को पैसे नहीं है, तो अब ये लड़ाई पड़ गई है कि आप सूबों को कह रहे हैं कि आप पैसे दें। सूबे तो देखें ना, सूबों में तो एक दफ़ा आपस में कोलेब्रेशन ही नहीं है। वो तो धरने दे रहे हैं KPK वाले, वो तो अडियाला जेल आके चले जाते, तो उन्होंने पैसे आपको क्यों वापस करने? तो मंसूर अफरीदी साहब, आपने बिल्कुल एक सेंसिटिव नब्ज़ पकड़ ली कि पैसे नहीं है तो फैमिली सिस्टम में लड़ाई पड़ गई, आपस में भाई लड़ना शुरू कर देते। ये वही सिचुएशन है जो 1971 में बना दी गई थी कि जब हमने अपने बंगाली भाइयों को उनका हक नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, और इधर पाकिस्तान में भी हमने आम पाकिस्तानियों को गरीब रखने की कोशिश की। उस सिचुएशन में 2 भाई लड़ पड़े। अभी हमें 28वीं तरमीम इसलिए ला रहे हैं कि लड़ाई ना हो। मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूं। एक ब्रेक का वक्त तो है नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत मईशत में आपके साथ। हम बात कर रहे थे कि इंडिया अपने मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, असला भी परचेज कर रहा है, अपने आप को इक्विप भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी स्ट्रांग है। हमारे पास इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। हम 28वीं तरमीम की तरफ जा रहे हैं ताकि कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट ना हो, मुल्क टूटने की तरफ ना जाए, और NDFC अवार्ड जो है वो, और सूबे छोटे करने हैं, बड़े करने हैं, जो भी एक 28वीं तरमीम आए वो अल्लाह करे पाकिस्तानी के लिए बेहतर हो। लेकिन सिचुएशन ये है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज पे चल रहा है, अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। हमने भी अपनी फौज को मजबूत करना है। हमारी इनकम बढ़ेगी तो फौज मजबूत होगी, अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी तो फौज मजबूत नहीं होगी। मंसूर अफरीदी साहब, आप बता रहे थे कि इंडियन अपनी इकोनॉमी के लिए रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म लाता है, अपनी मुईशत को मजबूत करता है, असला परचेज करता है, और इस कॉन्टेक्स्ट को भी आपने बयान करना है। और उसके साथ SIFC का हमारा रिफॉर्म था जो 2023 में लाया गया,
और इस नीयत से लाया गया कि सिंगल विंडो होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे जनाब हाफिज साहब एक्शन प्लान तैयार करेंगे और इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देंगे। और उस वक्त भी मैंने इसी सीट पे इस प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इनकम्प्लीट पॉलिसी है, इसको कंप्लीट कर दो तो इन्वेस्टर खुद ब खुद भागा आएगा। सर, इस सिचुएशन में हमने अपनी मुआशत को मजबूत करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तानियों को मजबूत करना है, उनकी फाइनेंशियल इनकम को मजबूत करना है। इस कॉन्टेस्ट में सर हमें आपसे ऐसी रहनुमाई चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डेफिनेटली अब उनका डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपके उस मैसेज को पर्सनल लें। जी, जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब की बात है और जहाँ तक हमारी मिलिट्री की बात है, तो वो अस्करी फ्रंट पे तो वो छाए हुए हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज भी हमले हो रहे हैं केपी के और बलूचिस्तान में, और वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बच्चे हैं, छोटे छोटे जवान होते हैं, और वो मुल्क के लिए अपनी जान फिदा कर रहे हैं। तो और इधर इकोनॉमिक फ्रंट पे भी फील्ड मार्शल साहब लगे हुए हैं। लेकिन देखें ना, हर जगह तो मिलिट्री नहीं चल सकती, हमारे किसी इदारों को भी तो काम करना है ना। ये जो इतने बड़े इदारे बने हुए हैं वो किस लिए? अगर हर चीज़ फौज ने करनी है और हम हर चीज़ फौज से पूछना शुरू कर दें कि भाई इकोनॉमी को आपने क्यों ठीक नहीं किया, सिक्योरिटी को ठीक क्यों नहीं किया, फलां की चीज़ को ठीक नहीं किया, तो फिर और इदारे बंद कर दें, फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें, फिर ब्यूरोक्रेसी को ताला लगा दें, फिर अदालतों को ताले लगा दें, फिर हर चीज़ फौज ने करनी है। जिस तरह सऊदी अरब है, एक किंगशिप है, वो फिर करते रहेंगे और वो बेहतर कर लेंगे। मुझे जो देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर को तो हमारे लोग लगे होते हैं कि भाई मिलिट्री डिक्टेटर आ गया, चाहे अयूब खान साहब हो, चाहे ज़ियाउल हक साहब हो, मुशर्रफ साहब हो, लेकिन उस दौर में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है। हमारी GDP ग्रोथ रेट 6 से 7-8% गई है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक बंदे के पास होती थी और वो कंसिस्टेंसी होती थी। लेकिन अभी तो डेमोक्रेसी है ना, तो फिर बाकी इदारों को परफॉर्म करना चाहिए। हम इकोनॉमी में CIFC को देखते हैं, वो तो मजबूरन उनको आना पड़ा ना, क्योंकि बाकी इदारे कर नहीं रहे। आपके वजीर खजाना साहब को लाया गया इस वजह पे कि आप पहले स्टेबलाइजेशन करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक को बेहतर करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को। वो आप 2 साल से आप कर रहे हैं। इन्फ्लेशन भी आप नीचे ले आए, वो कर, अब ग्रोथ तो करने दें ना। अब देखें ना, जब तक ग्रोथ नहीं होगी, आपके रीजन में चाइना जो है वो तकरीबन 5% पे ग्रो कर रहा है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, यानी 5% भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जिस नहज पे पहुंच चुका है, $90 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहाँ 5% का मतलब है 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन पर ईयर की ऐड कर रहा है वो। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान देख लें, उसने इस क्वार्टर में 8.2% GDP का ग्रोथ रेट किया है। इसके साथ ही कि इन्फ्लेशन उनका 1% से भी नीचे है, इसके बावजूद जिसको लोग इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक मिरेकल के तौर पर देख रहे हैं। तो लेकिन आप जो है वो 2% से बढ़ ही नहीं रहे। तो वजीर खजाना साहब से पूछना चाहिए ना कि आपको इतना लाया गया है, आपने डिलीवरी नहीं किया। अगर हमने हर बात मिलिट्री से ही पूछनी है तो फिर बंद कर दें, फिर कोई हाल नहीं। तो इनको डिलीवर करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने जो बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि सूबों में को ज़्यादा सूबे बनाए जाए, तो हमारे मीडिया के बड़े बिजनेस टाइकून हैं मियाँ आमिर साहब, वो आजकल सेमिनार कर रहे हैं कि ज़्यादा सूबे बनने चाहिए। असल में बताने का मकसद ये है कि ना ज़्यादा सूबे कोई मसला है, ना कम सूबे। अगर आप ज़्यादा सूबे, अगर आप कहते हैं ना कि ज़्यादा सूबों से मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, तो अफगानिस्तान इतना छोटा मुल्क है, 3 करोड़ 4 करोड़, उसके कोई 28 सूबे हैं, तो उसको तो फिर ग्लोबल पावर होना चाहिए था। और चीन और हिंदुस्तान के 28 सूबे हैं, लेकिन एक एक सूबे की भी आबादी उनकी पाकिस्तान जैसी आबादी के बराबर है, 20 से 25 करोड़ है। तो वो क्यों ग्रो कर रहे हैं? फिर इसका मतलब यह है कि आप चाहे छोटे सूबे बनाएं चाहे बड़े सूबे बनाएं, आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे जो वफाक है इसने डिलीवर करना है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें आ जाती है ना, कि आप महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप रोडें कैसे बना सकते हैं, आप लोगों को दहलीज पे सेहत आमा की फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं। लेकिन टैक्स कलेक्शन वो तो वफाक नहीं करना है ना, वो तो सूबे ने नहीं करना है। मसलन फ़र्ज़ कर लें हम आज 15 सूबे कर लें, पंजाब को हम 8 सूबों में कर लें, KP को कोई 3 सूबे, तो क्या जो 8 सूबे हो जाएंगे पंजाब के या KP के या सिंध के 3-3 सूबे, इनकी टैक्स रिकवरी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना, वो तो FBR ने करनी है टैक्स रिकवरी। मैं तो देख रहा हूँ जो मियां आमिर साहब या इस तरह के दो जो बयान देते हैं, वो तो अपने लालच के लिए कि ये छोटे सूबे होंगे हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और बड़े ज्यादा सूबे होंगे तो ज्यादा लोग एंटरटेन हो जाएंगे। तो ये तो अपने लालच में देखें ना, ये नेशनल इंटरेस्ट में तो नहीं देख रहे, मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल इंटरेस्ट में देख रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके तो मोटिव्स का पता भी नहीं है कि वो किस। सर दूसरी तरफ इंडिया को देख लें, वो रिफॉर्म हमारी असम्बलियों में भी, हमारे आज के जो जवान हैं असम्बलियों में बैठे हुए हैं, कैबिनेट में, नेशनल असम्बली में, वो लॉ पास करना, तो उनको ये नहीं पता होता कि कल अगर ज्वाइंट सेशन हो रहा है, कोई सेशन हो रहा है, कोई कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, तो उसमें हमें डिस्कस क्या करना है। जबकि इंडिया की तरफ देखें कि वो रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म लिए जा रहा है, ये क्या सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा आपने बड़ा बेहतर मिसाल किया है इंडिया का। वो हम इसलिए आप और मैं अक्सर उनका जिक्र करते हैं क्योंकि हमने आज़ादी एक साथ ली थी, हमारा कल्चर भी तकरीबन मिलता जुलता था, ज़ुबान एक जैसी है, हम उनको समझते हैं, वो हमें भी समझते हैं, बाकी चीज़ें खाने पीने की बिरयानी से लेकर। और दूसरा जो अंग्रेज़ों से सिस्टम लिया था वो भी बिल्कुल एक जैसा ही है, यानी वहाँ भी डिप्टी कमिश्नर होता है ज़िलों में, यहाँ भी डिप्टी कमिश्नर है, हमारा CRPC है, उनका IPC है, तो लॉज भी हमारे मिलते जुलते। हाँ, उन्होंने उसमें रिफॉर्म्स बहुत किए हैं बाद में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो एक ही था। तो जिस तरह आपने जिक्र किया, उनके 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, एक होता है समर सेशन, एक होता है विंटर सेशन, दूसरा होता है स्प्रिंग सेशन जो मार्च में होता है, और तीसरा होता है जो मूनसून सेशन है जो बरसात में होता है। और उन 3 सेशन में इसके अलावा वो पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता। और उससे पहले जो वजीर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो तैयारी पकड़ते हैं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये रिफॉर्म्स वहाँ पे पेश करने। तो कल ही मैं देख रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, जो अमेरिकन मीडिया है, वो कह रहे थे कि इस सेशन में वो कोई 8 से 9 ऐसे रिफॉर्म्स पेश करने वाले हैं, बिल जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इन छोटे छोटे नहीं है, स्ट्रक्चरल, उसके इकोनॉमिक्स को तही, उसकी जो शेप है उसको तब बदल के रख देगा उसको, तो वो पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देख लें, अक्सर मैं तो देखता हूं कि टीवी पे तो नीचे पट्टी आ जाती है कि असेंबली का ज्वाइंट सेशन बुला लिया, पता ही नहीं होता कि किस लिए बुलाया गया, ना मेंबरान को पता होता है। मैं लिख के देता हूं कि जो मेंबर बाहर से निकलते हैं, आप उनसे पूछें कि आज के एजेंडा क्या है, उनको पता ही नहीं होगा, सिवाय जो 2-3 बड़े पार्टी के रहनुमा होते हैं, उनके अलावा जो किचन कैबिनेट, पता ही नहीं होता है मेंबरान को कि हमने पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जो लॉ प्रेजेंट किया जाता है, जो बिल प्रेजेंट किया जा रहा है, लॉ बनाने के लिए, क्या हमारे दोस्त वो पढ़ते भी होंगे? नहीं, मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको तो लॉ पास हो गया, बिल पास हो गया, लॉ बन गया, फिर भी उनको नहीं पता तक उन्होंने उसके अंदर क्या था जो उन्होंने पास किया, किस कॉन्टेक्स्ट में किया। बस ये है कि जी हमारे रहनुमा ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, इसको पास करना है, ये हमारा बिल है, इसको लेके आगे चलना है। इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा क्या उनका कोई ऑक्यूमेंट है एज कंपेयर टू इंडिया? देखिए, उन्होंने 10-11 रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और 15 के करीब बिल आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमेशा जरूरत है, IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पिछले 20-22 सालों में हर साल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो स्ट्रक्चरल की रिफॉर्म की वजह से यहां तक पहुंचे। चाइना का तो हम कह सकते हैं ना कि वहाँ तो चलो डिक्टेटरशिप है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वो आराम से कर लेते। हिंदुस्तान तो देखो ना, 1.5 अरब आबादी है, 5 मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, उनको इकट्ठा रखना भी बड़ा मसला है। लेकिन देखें, चाइना की अगर आप बात करते हैं तो चाइना में 6000 के करीब SOEs हैं, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं। उन्होंने अपनी तमाम मईशत को स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज के थ्रू एक पॉलिसी रिफॉर्म दे के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और हम अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में करप्ट भर्तियां या इनकैपेबल भर्तियां हायर करते हैं और उसका बेड़ागर्क करते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। ना मुल्क का सोचना है, ना किसी और सिचुएशन का। सो हम अपने मुल्क की SOEs को बंद कर रहे हैं, जो 212 के करीब थी, 60-70 के करीब इफेक्टिव फाल हैं। जो प्रॉफिट में आती है उसको बंद कर दिया जाता है या उसको प्राइवेटाइज की तरफ ले जाया जाता है। जो नुकसान में है उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी होती है और उसी के ऊपर पैसा भी जाया किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया और चाइना अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को अपना स्ट्रक्चरल पिलर बनाता है और आगे तरक्की करता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और इसमें जो मैं यही तो बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अगर हमने हर चीज़ मिलिट्री की तरफ ही देखना है कि मिलिट्री आके हमें बचाएगी और मिलिट्री सैलाब में भी आएगी और हमें इकॉनमी भी ठीक करनी है, तो फिर बंद कर दें बाकी डिपार्टमेंट। इतने सेक्रेटरीज हैं नीचे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, फिर उनके कौन बंद करेगा इसको? अब ये देखिए ना, अगर शहबाज शरीफ साहब ये पूरे डिपार्टमेंट बंद करके सारा कुछ फौज के हवाले करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लगाने आसान हो जाएंगे अगर आर्मी टेक्नोक्रेट्स को हायर कर ले। बिल्कुल। अगर आपको मैं याद दिला दूं हाजरीन के लिए, PTCL की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी
और वो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पा रही थी यूनियंस की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। आपको अगर याद है, मुझे तो बिल्कुल याद है, 2002-2001 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी जब मुशर्रफ साहब थे, और उन्होंने मिलिट्री को अंदर दफ्तरों को दाखिल कराया और एक एक सोल्जर और कैप्टन एक एक अफसर के सामने खड़ा था और उन्होंने कहा आप दस्तखत करें कागज़ों पे और इसको हमने प्राइवेटाइज करना है और आप काम बंद ना करें। यानी वो ये होता था कि कोई प्राइवेटाइजेशन होती तो वो हड़ताल कर लेते थे, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत प्रेशर, जब पीटीसीएल बंद हो जाए, सारा मुल्क का निज़ाम बंद हो गया, आपके बैंक बंद हो जाएंगे, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हुकूमत घुटने टेक दे दी। तो मुशर्रफ साहब ने ये किया कि फौज को अंदर टेक ओवर कराया पीटीसीएल से, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की। वही पीटीसीएल अब अरबों रुपए टैक्स की मद में हुकूमत को दे रहा है। सर ये एक हमारा अलहदा टॉपिक होगा कि पीटीसीएल एक हमारा प्राइड था, ठीक है, उसके अंदर गलत एम्प्लॉइज थे, लेकिन हमने वो किसको दे दिया, इसके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। अब वो 2006-7 की बात है शायद, लेकिन एक बात आपने पॉजिटिव कर दी कि जब कोई काम करना चाहे हम तो डंडे की अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकारी अदारा एक माफिया बन चुका होता है और वो काम होने नहीं देता। मैं नेपरा की मिसाल देता हूं सर, नेपरा में जो विंड पावर पॉलिसी थी, एक भी विंड पावर नहीं लग रहा था। 2006 से शायद ये काम शुरू हुआ था, 5 और 6 की बात कर रहा हूं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक एक भी विंड पावर का पीपीए नहीं लग रहा था। अंटिल अनलेस फौजी फाउंडेशन के हमारे फौजी भाई आए, हमें याद है कर्नल इमरान कुरैशी साहब, वो आके डंडा धड़ल्ला और तड़ी की नेपरा में बैठ के तो वो पहला पीपीए साइन हुआ। ये कर ही नहीं रहे थे माफिया। सो इस तरह कि हमें फौज की जरूरत पड़ जाती है इस माफिया को मैनेज करने के लिए। तो क्या ये सरकारी इदारे ऑटो पे काम नहीं कर सकते जिस तरह चाइना में या इंडिया में कर रहे हैं? जी हाँ, यही तो अफसोस है। जिस तरह आपने नेपरा का जिक्र किया, आपको पता है कि जो बिजली चोरी है वापडा, वो क्योंकि मैं जिस सूबे से बिलोंग करता हूँ, केपीके और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हमें एक तो सच बोलना चाहिए। ये अक्सर हमारे साथी होते हैं, वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो कहते हैं नहीं वो दूध के दूध नहीं, वहाँ पे है मसला, बिजली चोरी बहुत है केपीके में। आप जाएं बनू जाएं, कोहाड़ जाएं, जितने भी एरियाज़ हैं तो आपको बिजली चोरी। अच्छा, अगर आपको याद है 99 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इन्होंने वापडा को फौज के हवाले किया था और फौज जाके मीटर रीडर के साथ मीटर रीडिंग भी, चेकिंग भी होती थी और मीटर इंश्योर करते थे कि मीटर लगा है, कुंडे तो नहीं लगे। मेरे पर्सनली बनफ़्स नफीस लोगों ने मीटरें खुद बाहर आके निकाल दी और कम्बे में लगा दी और कहा कि हम बिल भी देंगे और उस वक्त रिकॉर्ड रेवेन्यू आया था केपीके से, क्योंकि फौजी खुद फिरते थे और इंश्योर करते थे कि कोई भी चोरी ना हो। दूसरा हमारा आपके सामने है ये पॉपुलेशन का जब मर्दमशुमारी होती है, इसमें अक्सर आपने नोट किया होगा एक फौजी हमारा जवान होता है, आप देखें कैसी मर्दमशुमारी होती है। वो इंश्योर कराते हैं कि इस घर में कोई बंदा मिस ना हो जाए, ओवर ना हो जाए। अगर ये हमारे सरकारी इदारे करते तो मैं आपको श्योर करते, या तो ये अब हमारी आबादी कोई 1 अरब दिखाते या कोई 2 करोड़ दिखाते। सर आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जब हमने कोई काम करना हो, हमारी आवाम इतनी सीधी हो जाती है कि यार ये काम अब चूंकि फौज आ गई है और अब हमें ये काम करना पड़ेगा। सिर्फ फौज का एक सिपाही होता है ना साथ, वो काम करना पड़ेगा, सीधा हो जाए। अब इसी तरह का कोई रिफॉर्म ऐसा नहीं लाया जा सकता कि जब मैंने केपीके में, पंजाब में या बलूचिस्तान में एक आम गरीब आदमी के घर जाना जो 100 यूनिट चला रहा है, अब वो बंदा जिसकी बेस पे 100 अरब के डिसीजंस हो रहे हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई पॉलिसी नहीं आ सकती? बिल्कुल, पॉलिसियां यहाँ बन भी जाती हैं, आ भी जाती हैं, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का। सर वो फौजी गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए था। हाँ हाँ, फौजी इंप्लीमेंटेशन के लिए गया, तो पॉलिसी आज उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कि ये जो सरकारी इदारे हैं अगर काम कर रहे हैं, सरकारी इदारे के अंदर जो हमारा दोस्त बैठा है वो अगर काम नहीं कर रहा तो इदारा काम नहीं कर रहा, उसको ऑटो पे लाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऐसा है कि ये इदारे हमारे काम करना शुरू करें, हमारा नेशनल प्राइड बने, ना कि ये नेशनल लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। उसमें सर जो मेन चीज़ है वहाँ पे सज़ा और जज़ा का निज़ाम को सख्ती से लागू किया जाए सरकारी इदारों में, और वो ऐसे लागू किया जाए कि अगर जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डिसमिस कर दें।
तो फिर आप अदालतों में भी जाके रिफॉर्म करें। वो अक्सर ये होता है कि कोई इस तरह बंदा करप्शन में पाया गया या उस पर कोई वो हो गया, डिसमिसल हो गया, वो अदालत चला जाता है, अदालत उसको 4-5 महीने बाद बहाल कर देता है, सिवाय पर्क्स और बेनिफिट जितने भी वो कहते हैं जो तुमने तनख्वाही नहीं ली है वो भी ले लो, और तनख्वाही भी दे देता है उस सरकार। वो आके अपने अफसर के सामने जिसके साथ वो ऐसे केसेस मैंने बनफ्स नफीस दे, वो आके दोबारा खड़ा हो जाता है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया। तो फिर जो ऊपर अफसर बाला होते हैं जो कि कुछ ईमानदार होते हैं, काम करते हैं, वो भी पे तक हार जाते हैं। वो कहते हैं यार हम मुफ्त में ही जलील हो रहे हैं, हमने इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की, ये गया अदालत में, पहले तो ये स्टे ले आया है मेरे सामने और फिर उसके साथ बहाल करके विद पर्क्स एंड बेनिफिट जितनी भी तनख्वाहें थी वो भी दे दी। हम हमारे बाप का थोड़ी है ये इदारा, हम भी इस तरह बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए रिफॉर्म ज़रूरी हैं। देखें, अगर यूरोप और अमेरिका ने तरक्की की है तो उनका सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है सरकारी, उसके लिए वो बहुत, यहाँ पे अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारे वज़ीर आला साहब भी कह देते, और उनका तो नाम भी पड़ गया था, जी सस्पेंड कर दो, मुअत्तल कर दो, फलां अफसर को मुअत्तल कर दो। अब मुअत्तल क्या होता है? उसको कहते हैं OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अच्छा, उसमें जो अफसर की तनख्वाह है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जब फील्ड पे होता है तो उसको एक सरकारी घर मिला होता है, वो घर चला जाता है, वो अपने घर आ जाता है, तो उस घर का जो अलाउंस है, फैसिलिटीज हैं, वो उसकी तनख्वाह में इंक्लूड। तो अगर कोई 1 लाख ले रहा होता था तो सस्पेंड होकर उसको 1.5 लाख तनख्वाह बन जाती है, तो उसकी तो मौजें हो जाती हैं। अब मुअत्तल करने से क्या हो गया? उसका मुअत्तल पे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं सर पड़ा। मुझे आज पता चला मुअत्तल का मतलब ये नहीं कि उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, मुअत्तल का मतलब ये है कि वो OSD बन गया, सैलरी भी बढ़ गई। ये आपके लिए सरप्राइज होगा। हाँ, सैलरी भी बढ़ गई, उसकी TADA MEADA भी बन गया। उसको अगर कोई काम हवाला भी करते हैं ना, मतलब अभी फारिग है ना, और कोई हुकूमत में काम आ गया, ये कर लो यार तुम फिलहाल, तो उसको उसका फिर TAD भी मिलता है। वो ये इस तरह एक मिनिस्ट्री में हमारे दोस्त इस्लामाबाद में मुझे मुलाकात हुई, तो वॉक के दरमियान 10-10:30 बजे वो पार्क में नजर आ रहे हैं टहलते हुए। तो उनसे पूछा गया कि क्यों आप ऑफिस नहीं जा रहे? कहते हैं पिछले 1.5 साल से मेरी जो सीनियर पोजीशन पे जो ऑफिसर है वो अपॉइंट नहीं हो रहा, तो मैं 1.5 साल से फारिग हूँ, तनख्वाह आ रही है मुझे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं कि परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूएशन कर सकें या परफॉर्मेंस बेस्ड डिलीवरेबल असेस कर सकें अपने सरकारी मुलाजमीन के। लेकिन सर हमारे मुल्क में अब देखें ना, IMF की रिपोर्ट और SIFC की परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाया है IMF के दोस्तों ने। इवन हमारे SIFC के जो हमारे सीनियर दोस्त हैं उन्होंने भी छोटी छोटी स्टेटमेंट दी हैं कि हमें अपने मुल्क को अगर ठीक करना है तो FBR को ठीक करें और इससे रिलेटेड जितने लॉज हैं उनको ठीक करें तो SIFC कामयाबी की तरफ चलेगी। बिल्कुल। अब इसमें रिफॉर्म्स का अब तो जो रिपोर्टें आ रही हैं, अब पता नहीं अफवाहें हैं कि जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब को भी बरतरफ किया जा रहा है, वो और उसी बात पे किया जा रहा है कि इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं हुई। तो आप तो इसको बड़े उससे लेके आए थे कि बड़ा हाई क्वालिफाइड है, बैंकर है, इसने वो कर दिया। ये न्यूज़ है कि क्या वाकई उनको बरतरफ किया जा रहा है या वो रिजाइन दे रहे हैं? नहीं, न्यूज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ र्यूमर है, लेकिन स्ट्रॉन्गर र्यूमर है, और उनको रिजाइन नहीं बरतरफ किया जा रहा है, र्यूमर बरतरफी के हैं। तो ये तो अब कुछ दिनों में साबित होगा कि वाकई सही है कि नहीं, लेकिन उनसे कुछ क्वार्टर खुश नहीं है, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक पे उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि स्टेबलाइजेशन तो आपने कर दी है बड़ी सही तरीके से। आखिरी मिनट है, सिर्फ आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए, SIFC के हेड के लिए कोई मैसेज है? उनके लिए तो बस एक ही मैसेज है कि अब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे आपने परफॉर्मेंस देती है, हम उसका मानते हैं। आपने करंट अकाउंट को भी कुछ वक्त के लिए सरप्लस ले हैं, अब आप बिजनेस पे तवज्जो दें। आप 30%, 35%, 50% टैक्स लगा के कोई मुल्क में कारोबार नहीं हो सकता। आपके हमसायों में 15%, 10% टैक्स है, यहाँ 30%, 50%। बिजली यूनिट 100-150 रुपये है कमर्शियल, तो कोई कारोबार यहाँ पे नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए ज़िंदगी आसान नहीं करेंगे। तो आप इस पे तवज्जो दें, लोगों को रोज़गार मिले ताकि आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो, वरना ऐसा ही होगा जिस तरह के पिछले इलेक्शन होंगे, फिर यही इस तरह के इलेक्शन कराने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। मंसूर आफरीदी साहब ने सिर्फ फरमा दिए कंपेटिटिवनेस ले आएँ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। कंपेटिटिवनेस ले आएँ, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ेगी।
अगर आपने इस मुल्क को मजबूत देखना है, तरक्की याफ्ता देखना है, तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क स्ट्रांग और कंप्लीट लाना है। अब एक फौजी जाके मीटर रीडिंग में हेल्प कर सकता है, तो एक कोई दोस्त जो काम करना चाहे, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे, तो इन अदारों से भी काम ले सकता है, नहीं तो हमें अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।